सर अगला जो मेरा प्रश्न है वो इस चीज़ को लेकर के है कि जैसे आपका जो संस्थान है और जो भारत सरकार है और बाकी आपके जो यूनिवर्सिटीज़ कंट्री के अंदर है, तो ये एक पूरा जो इकोसिस्टम अपनी कंट्री में है, ये सर कैसे हमारा वर्क करता है? जैसे कोई अगर कोई संस्थान इसको देख भी रहा है, कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है, तो वो रिसर्च के लिए आपके संस्थान में अपने कोर फील्ड के रिसर्च के लिए ही आएगा। तो ये कैसे सर आपसे वो संपर्क करते हैं, फिर वो आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, या आप लोग उनको जाते हैं, या कुछ प्रोजेक्ट वो लिखते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। दोनों ही विधियां उपलब्ध हैं। एक तो हम लोग एक्वेंटेंस प्रोग्राम के माध्यम से, एक्वेंटेंस प्रोग्राम देश भर में हम पहचान करते हैं कि किस राज्य में या किस जिले में हमारी पहुंच नहीं है, यानी कि वहाँ से लोग एक्सेलरेटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं जी। तो हम लोग चिन्हित करते हैं और हमारे यहाँ के वैज्ञानिक जा करके वहाँ पर एक दिन की कार्यशाला करते हैं और उनको बताते हैं कि ये सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसका उपयोग आप इस प्रकार कर सकते हैं जी। ये लगातार अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें हम सभी जो सुविधाएं हैं उनके बारे में उनको बताते हैं। दूसरा जो सर्वमान्य है, जो बहुत लोगों को पता भी है, वर्ष में 2 बार, एक तो हम लोग पेलेट्रॉन डे जिस दिन हमने पहली बीम प्राप्त की थी, उसके पहले 3 दिन की एक कार्यशाला करते हैं जिसको हम एक्सेलरेटर यूजर कमेटी के द्वारा जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उन प्रस्तावों की समीक्षा जी। और समीक्षा इस प्रकार से कि गुणवत्ता के आधार पर किसको कितना समय चाहिए मशीन पर अलॉट होता है। और दूसरा जो हमारा फाउंडेशन डे है दिसंबर में, उसके पहले 3 दिन, ये डेट्स फिक्स्ड है और इन डेट्स पर पोर्टल के माध्यम से आप अपना प्रस्ताव रखिए, हम लोग इंटरनली रिव्यू करके बता सकेंगे कि ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध है क्या। आप कर सकते हैं तो आप इस तारीख को आ जाइए, अपना प्रेजेंटेशन करिए, और अगर आपको कमिटी संतुष्ट कर पाते हैं आप, तो आपको रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाएंगे। और रिसोर्सेज एलोकेट होने के बाद सबसे विशेषता इस संस्थान की है कि आपका आना जाना, खाना पीना, रहना जी, ये भारत सरकार वहन करती है। उद्देश्य यही है कि हम लोग इस विधा में एक क्रिटिकल मास अपने देश में बना सके और हमारे पास ऐसे विद्यार्थी ट्रेंड हो जो कि आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं, जैसे हम लोग स्मार्ट मॉड्यूलर रिएक्टर की बात सोच रहे हैं, तो ये कहाँ से ट्रेंड मैन पावर मिलेगा? वो ट्रेंड मैन पावर मिले। जितने भी आपके IITs हैं, आईसर्स हैं, वहाँ पर पढ़ाने वाले अध्यापक, वो भी हमारे यहाँ से पढ़ करके PhD करके उन जगहों पर वो जाते हैं। तो ये सुविधा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं होता कि हम किसको कितना करें। मेरे पास केवल इतना अधिकार है कि अगर कोई नेशनल प्रोग्राम है, जैसे इसरो का कोई सैटेलाइट जा रही है जी, उस सैटेलाइट में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वो लगाना चाहते हैं, क्योंकि जब स्पेस में कोई सैटेलाइट रहता है तो उस पर लगातार बम्बार्डमेंट होता है हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स का, तो वो कितने दिनों तक उसको सह पाएगा। ये कार्य हम लोग सिमुलेट करके विद इन 9 सेकंड तय करके बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स बचेगा या खत्म होगा। ये कार्य अपने देश में हो रहा है जी। उसमें हम, चूंकि नेशनल प्रोग्राम है, तो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके आपको टाइम, और वो बहुत थोड़े समय के लिए चाहिए होती है मशीन, का उपयोग करके आप कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट सर, इसमें मैं जो क्यूरियोसिटी है जानने की, कि जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया, ये मैंने कहीं सुना था कि जो एक्सेलरेटर्स, ये कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेटर का, जितने भी नोबेल प्राइज दिए गए हैं फिजिक्स में, शायद 60 या 70% नोबेल प्राइज जो दिए गए हैं, और हम उसको एक बेहतरीन खोज के रूप में मानते हैं जिन्होंने परिवर्तन किया है, तो एक्सेलरेटर का सर इतना योगदान उनमें कैसे है और कैसे ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? अभी आपने जिक्र भी किया कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ एक्सेलरेटर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा एक सिंप्लीफाई भाषा में जो लोग समझ पाएं। ये विद्यार्थियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से हम ये जरूर बताते हैं जी कि ये एक ऐसी विधा है जिसमें हर 1.5 साल 2 साल पर नोबेल प्राइज मिलता है। जो लोग एक्सेलरेटर फिजिक्स या एक्सेलरेटर पर आधारित या उससे प्रेरित कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो वो रिकॉग्नाइज होता है जी। शुरुआत जे थॉमसन से जी। और आप जानते हैं कि जैसे हमने बताया ना, शून्य की खोज, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सबसे छोटा से छोटा क्या है जिसके आधार पर ये पूरी सृष्टि का निर्माण है। अभी भी खोज, जो बड़े बड़े एक्सेलरेटर्स लगाए जाते हैं, कोलाइडर जिसकी बात हम कर रहे थे, सर्न जी, आपने सबने गॉड पार्टिकल का नाम सुना, बड़ा बहुत बार चर्चित हुआ था, हिग्स बोसॉन, ये एक्सेलरेटर्स के कारण इनकी पहचान है। तो जो विधाएं हैं, अब जैसे हेड्रॉन थेरेपी की बात हमने की, हेड्रॉन थेरेपी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा आप प्रिसाइजली, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं जी, शरीर के अंदर बहुत अगर गहराई में कोई ट्यूमर बैठा हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए सर्जन क्या करेगा, उसको ऑपरेट करेगा, खोल करके वहां पहुंचेंगे। और एक भी अगर आपने कहीं पर किसी कैंसर टिश्यू को टच कर दिया तो वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है जी।
तो इसीलिए FNAC की बात करते हैं ना, फाइन नीडल एस्पिरेशन का जो टेक्निक के बजाय आप ये जो हाइड्रोन थेरेपी या अभी हमारे पास प्रोटॉन बीम भी है 2 जगहों पर देश में, उससे आप बिल्कुल सिलेक्टिव डेप्थ पर कितने सेंटीमीटर पर कोई ट्यूमर है तो कितनी एनर्जी का हम उसमें पार्टिकल दें जो उस माध्यम से प्रवेश करे तो आसपास के टिश्यूज को बिल्कुल बिना क्षति पहुंचाए, केवल वहीं जाके एनर्जी दे जहां पर उसकी आवश्यकता है, प्रिसाइज स्ट्राइक करे और विद इन नो टाइम वो पूरा ट्यूमर वहां से उसने खत्म कर दिया और कोई व्यक्ति निरोग हो गया। ये सुविधाएं और ये ओवर द इयर्स जो आपको हमने डायग्नोस्टिक्स की बात बताई, पेट है, CT है, ये जितनी टोमोग्राफी के जो टेक्निक्स डेवलप्ड है, ब्रैकीथेरेपी है, ये सब न्यूक्लियर टेक्निक्स पर है। जिसने जब डेवलप किया, जिस क्रोनोलॉजी की बात कर रहे थे, आयु निर्धारण, डेटिंग की, उसके लिए भी नोबेल प्राइज मिला जी। तो नए नए आधुनिक जो तरीके ढूंढे जाते हैं, इनका उपयोग करके लोग क्रिस्टलोग्राफी में जो कार्य कर रहे हैं, ड्रग डिस्कवरी में जो काम कर रहे हैं, वो सब चयनित होते हैं। और आप जानते हैं नोबेल के लिए तो जब तक आपका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होता, और उसके पीछे ये विधा बहुत ही सशक्त रूप से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो जिस रेफरेंस में है वो ये है कि जब न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं तो भारत में होमी भाभा सर का हमारे सामने एक नाम आता है, और ये भी कहा जाता है कि जो भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अपना प्रोग्राम है, क्योंकि जब वो एक रेस लगी तो उस रेस में कई देशों ने किसी देश से कॉपी किया, किसी ने किसी का ब्लूप्रिंट लिया, ऐसे कई सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में है जिनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खुद का अपना बेसिक डेवलप किया हुआ अपना यूनिक प्रोग्राम है। उसके बारे में सर आप बता सकें, अगर उसकी बेसिक क्या खासियत है सर, जिसके हम जो बार बार हम। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ बहुत ही सशक्त परंपरा है, और सशक्त परंपरा ऐसे भी बताएं कि जो अभी जिस वांग्मय की बात हम कर रहे थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमने जब वहाँ के एग्जिट काउंसिल के मिनट्स पढ़े तो जो श्रोडिंगर जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म दिया, वो वहाँ पर अपॉइंट हुए थे फिजिक्स के हेड के रूप में। अब आप सोच सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि भारतवर्ष में ऐसे लोग आना चाहते थे पढ़ने पढ़ाने। उसका कारण मुझे लगता है कि जो डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, द्वैतता, जिसको आगे चल करके उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, थॉट एक्सपेरिमेंट्स, जो श्रोडिंगर कैट के नाम से जाने जाते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने पूरी क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप की, वो परंपरा यहाँ पर उपलब्ध थी। डुअलिटी का मतलब द्वैतता जी। एक ही अगर आप कमरे में घुसे, अगर कोई रस्सी पड़ी हुई अंधेरा हो तो आपको एक बार मन में भ्रम होगा कि ये रस्सी है या सांप है। ये शंकर का द्वैत सिद्धांत। जैसे ही आपने प्रकाश जलाया, आपको भ्रम खत्म हो जाएगा कि आइदर में से कुछ समझ में आए। यही आगे चल करके क्वांटम मैकेनिक्स का आधार बना, और चाहे वो डॉक्टर मेघनाथ साहा हो, चाहे PK अयंगर हो, चाहे होमी भाभा जिनका आपने नाम लिया, इन्होंने बहुत सुव्यवस्थित और सुविचारित एक न्यूक्लियर पॉलिसी की परिकल्पना की, जो 3 स्टेप न्यूक्लियर पॉलिसी की बात थी। 3rd स्टेप जो है वो है अभी भी रियलाइज किया जाना बाकी है, जिसमें कि हमारे पास ये जो आंध्र प्रदेश से लेकर के उस तरफ की बेल्ट है, यहाँ पर थोरियम का भंडार है, मोनाजाइट को से थोरियम निकालना और उसको फिशनेबल बनाना। अगर ये हम लोग कर सकेंगे, जो ब्रीडर रिएक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग करने जा रहे हैं जी, तो हम आत्मनिर्भर होंगे। दूसरे देशों के दबाव में आकर के हमने उसको NPT जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, उसको साइन नहीं किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य शांति प्रिय प्रयासों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करना, न कि बम बनाना। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी इस पर निर्भर करता है कि अगर आप न्यूक्लियर एम्पावर्ड है तो निश्चित रूप से लोग आपसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। वो भी इम्पोर्टेंट है, अपने समृद्धि सुरक्षा भी साथ में महत्वपूर्ण है। लेकिन शांति प्रिय उद्देश्यों के लिए जो हमारी पॉलिसी है वो बहुत ही स्पष्ट है। और जब हमने पोखरण का टेस्ट किया तो वो भी उसका दिखाने का उद्देश्य यही था। हमने बताया कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन हम लोग उपयोग एनर्जी उत्पादन के लिए करेंगे। तो जो फिशनेबल मटेरियल है उसका कहाँ से प्राप्त हो, कैसे हम अपने को आत्मनिर्भर बनाए। और आप देख रहे होंगे कि कुल 3% ही हमारा योगदान न्यूक्लियर एनर्जी से आ रहा है, और हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मीनेस है, क्लाइमेट चेंज, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से निश्चित रूप से हमारी जो नाभिकीय ऊर्जा की पॉलिसी है वो रोबस्ट है, इंडिपेंडेंट है, और हम स्वयं सक्षम है अपना कार्य करने के। जी, एक सवाल भारत के परिप्रेक्ष्य में सर, बोसोन, हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर पार्टिकल्स की 2 कैटेगरी, जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है, फर्मियोन और बोसोन को हम देखते हैं। तो ये बोसोन नाम जो है, ये भारतीय वैज्ञानिक को बार बार हमें याद दिलाता है, लेकिन उनको कभी
नोबेल प्राइज के बारे में वहाँ नहीं गया या उसको हम अलग छोड़ भी दें, तो उस कंट्रीब्यूशन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में जब भी कभी कोई वैज्ञानिक बोसोन नाम लेता है तो वो एक भारतीयता को बार बार रिकॉल करता है। ये हम सबको इस बात का दुख रहता है। हमने मेघनाथ साहा जी का नाम लिया जी। मेघनाथ साहा जी ने स्टेलर स्पेक्ट्रा का पूरी थ्योरी दी उन्होंने। फर्मी डिराक में फर्मी को भी प्राप्त हुआ, डिराक को भी प्राप्त हुआ। जहाँ तक बोस आइंस्टाइन है, तो आइंस्टाइन को किन्हीं अन्य कारणों से अन्य खोज के लिए उनका जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसकी वजह से मिला। बोसॉन का नाम बोस, एसएन बोस के नाम से, और वो जो स्टैटिस्टिक्स उन्होंने डेवलप की जिसको हिग्स बोसॉन के नाम से हम लोग जानते हैं। हिग्स पार्टिकल है जो बोसॉन पार्टिकल की तरह है जी। तो ग्रज तो रहता है कि इक्वल स्टैंडिंग का, और व्यक्ति जो दृष्टा रहा हो, जिसने अपने स्टैटिस्टिक्स को बना करके, कहा भी जाता है, इसका एक प्रमाण भी मिलता है कि उन्होंने आइंस्टाइन को कहा कि आप इसको पब्लिश कर दीजिएगा, आप जर्मन में ट्रांसलेट करके। उस समय हमारे पास इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी पब्लिश करने की, तो उन्होंने उसको लिख करके भेजा और वो दोनों को ऑथर्स थे। मुझे लगता है यहीं तक अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो हमेशा एक अमर रहेगा उनका जब तक साइंटिफिक कम्युनिटी में। फिर उसके बाद दूसरा और भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम समझते हैं कि पहले हम लोग ये मानते थे ना कि 3 प्रकार की द्रव्य की अवस्थाएं हैं जी, जिसमें लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है जी, चौथा प्लाज्मा, पांचवा भी है वो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहते हैं उसको। तो ये उन्हीं के उस प्रयास का परिणाम है जो अवस्थाएं द्रव्य की 5वीं तक ले गए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब सर, इस प्रोग्राम की हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आखिर में जो मेरा आपसे प्रश्न है वो बल्कि इस तरीके से प्रश्न की बजाय वो ये है कि आज का जो यूथ है उसको कैसे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट इस न्यूक्लियर फील्ड के अंदर है, वो कैसे इस फील्ड के अंदर आकर के एक अपना, दोनों चीज़ें हैं, आपने खुद भी बताया कि जब आप अपनी पढ़ाई के दौरान आप अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में वहाँ पर पढ़ते थे, आप जानते थे उनके बारे में, वहाँ से प्रेरणा आपको मिली। तो आज का जो युवा है जो अंडर ग्रेजुएट में अपनी शुरुआत करता है या वो 12वीं या +2 के बाद जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे इस फील्ड के अंदर अपनी जो है एक अलग पहचान बना सकता है, उसी के साथ साथ अपने देश के हित में वो कंट्रीब्यूशन दे सकता है? आपकी तरफ से उनको क्या सर मैसेज है? मेरी समझ से उन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है, और अप्स एंड डाउन्स तो किसी भी फील्ड में जी आते रहते हैं। एक समय था जबकि हम लोग न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कहते थे कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है, और IUAC की तरफ से हमने एक प्रयास भी किया कि हर उन विश्वविद्यालयों में जहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स की पढ़ाई होती है हम लोग ज्वाइंट अपॉइंटमेंट्स करें। 6 महीने वो शिक्षक वहाँ पढ़ाएं और 6 महीने हमारे साथ एक्सपेरिमेंट करें, जिससे कि वहाँ पर भी विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्राप्त हो। तो BHU एक एग्जाम्पल है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इस प्रकार से कई विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई जहाँ पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एंडेंजर्ड होने से बचाया जा सके। और हमको लगता है कि जो श्रोता है इस बात को समझ सकेंगे कि हम आगे ना बढ़े न्यूक्लियर में। इसके लिए जो NPT है, CTBT है, इस प्रकार के जो यत्न किए जाते हैं वो इसीलिए कहा जाता है कि आपका गला ही दबा दें जिससे कि आप आगे ना बढ़े। न्यूक्लियर एनर्जी जिसके बारे में बताया जा रहा था कि ये खतरनाक है, खतरनाक तो आप घर में गैस का सिलेंडर रखिए, अगर आप लापरवाही रखेंगे तो हो सकता है वो भी बर्स्ट कर जाए। तो केवल ध्यान हमारा आकृष्ट करें कि वो फुकुशिमा हो गया, वो चेरनोबिल हो गया, के बजाय अगर हम न्यूक्लियर साइंसेस पढ़ें और पढ़ करके आने वाले दिनों में जो अपार संभावनाएं हैं स्मार्ट मॉड्यूलर रिएक्टर्स की। और एक बात बताना भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो एक्सीलरेटर ड्रिवन, जहाँ से हम आते हैं, एक्सीलरेटर ड्रिवन जो सिस्टम्स हैं उससे आप सब क्रिटिकल न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं। यानी कि जब आप चाहें तो आप न्यूट्रॉन पैदा करें जिससे फिशन होगा, और जब आप चाहें तो आप एक्सीलरेटर बंद कर दीजिए, न्यूट्रॉन बनना बंद हो जाएगा, जो कि अन्य रिएक्टर्स में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जो रिएक्टर्स एंड प्रोडक्ट बनाते हैं वो वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, वो मिलियन ईयर्स तक अपनी एक्टिविटी उनको फर्दर तोड़ सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटर ड्रिवन सिस्टम्स। तो न्यूक्लियर वेस्ट की भी संभावना कम हो रही है। आप अभी हमने बताया श्रस्ता दृष्टा के तौर पर, तो टॉर्चर 3rd डिग्री के बजाय अगर हम लोग फोरेंसिक में न्यूक्लियर टेक्निक्स का उपयोग करें तो आप क्राइम के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकेंगे जी। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आपके पास दूसरी संभावनाएं हैं। ये जितने केबल आप देख रहे हैं ना, इन केबल में इनके ऊपर जो पॉलीमर है, इसमें अगर आप इसको इरेडिएट कर दीजिए तो ये इसमें आग नहीं लगेगी। ये भी कार्य हमारे यहाँ होना चाहिए। ये सब रेडिएशन टेक्निक, ये सब आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है उसमें जो उसका कलरिंग करना है, डायमंड जो लोग बनाते हैं, वो भी आप इससे कर सकते हैं। तो चाहे वो डायग्नोस्टिक हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो फोरेंसिक हो, चाहे वो फूड पार्टिकल्स हो, फूड आर्टिकल्स हो, एक पूरी रेंज है
जहाँ पर बिना न्यूक्लियर टेक्निक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे विद्यार्थियों के लिए जो संदेश है वो ये है, इस टेक्निक की वर्सटैलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको इसके बारे में और जानना चाहिए और अपनी दक्षता इस दिशा में ले जाने चाहिए, जिससे कि आप और नए प्रकार के प्रयोग इसके ढूंढ सकें और उन प्रयोगों के द्वारा जन सामान्य को इसका लाभ मिल सके। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का परम उद्देश्य यही होता है कि आपने कोई कंट्रीब्यूट किया जो आगे चल करके मानव सभ्यता के लिए, मानवता के लिए कल्याणकारी हो। जी सर, आपका शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया और हर विषय के ऊपर आपने अपने विचार खुलकर रखे। धन्यवाद सर।